Hello students, we will begin today's class with an example. If we consider a cricket ball and a tennis ball, एक क्रिकेट बॉल है, एक टेनिस बॉल, ठीक है. These are of same shape, एक ही शेप के, दिखने में बिल्कुल एक ही जैसे, एक ही ऑलमोस्ट एक ही साइज के, ठीक है. If a cricket ball is thrown towards someone, किसी की तरफ को फेंका जाता है, ये क्रिकेट बॉल भी और टेनिस बॉल भी. तो क्रिकेट बॉल जिसका मास थोड़ा सा ज़्यादा है टेनिस बॉल से, टेनिस बॉल जो काफ़ी सॉफ्ट होता है या हल्का होता है, ठीक है. द क्रिकेट बॉल विल बी हैविंग अ लार्जर मास. अब जब ये दोनों एक ही वेलोसिटी पे फेंका जा रहा है, दोनों एक ही वेलोसिटी पे फेंका जा रहा है, तो किसको ज़्यादा फोर्स लगेगा या फिर किसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा? वो ऑब्वियसली क्रिकेट बॉल को ज़्यादा लगेगा, बिकॉज द मास इज मच मोर. इसका मास थोड़ा कम है. सो द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास. जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा फोर्स. हमने तो पहले वाले केस में पढ़ा था कि अगर एक टॉय कार को मूव करना है तो वो बहुत इजी होता है, लेकिन एक असली गाड़ी को या फिर ओरिजिनल कार को धक्का देना है तो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट. द फोर्स यूज्ड विल बी मच मोर बिकॉज ऑफ द मास. सिमिलरली अब मैं दो क्रिकेट बॉल रखता हूं बिल्कुल सेम मास के, बिल्कुल सेम मास, एग्जैक्टली सेम मास पे. अब इन दोनों को अगर फेंका जाता है वन बाय वन, इफ आई थ्रो द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन, किसको रोकना ज्यादा मुश्किल होगा? नाउ इट विल डिपेंड ऑन द वेलोसिटी. वेलोसिटी अगर एक को 50 किलोमीटर की स्पीड पर फेंका जा रहा है और दूसरे को 60 किलोमीटर पर, सो द force required to stop the second ball will be much more. ठीक है. So the force is directly proportional to velocity also. Force हमेशा जो है velocity के भी directly proportional होता है. Directly मतलब वो बिल्कुल ही जैसे force increase होगा तो mass भी increase होगा, और indirectly जैसे force अगर indirectly proportional होता mass पे, अगर ये अगर वाला केस है तो अगर फोर्स इंक्रीज हो रहा होता तो मास डिक्रीज हो रहा होता, लेकिन इधर ऐसा नहीं है. इनडायरेक्टली का मतलब समझा रहा था मैं उसमें. इधर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास में. जैसे मास इंक्रीज होगा, क्रिकेट और टेनिस बॉल का एग्जांपल जो लिया, मास इंक्रीज हुआ तो फोर्स ज्यादा लगेगा, ठीक है. अब वेलोसिटी इंक्रीज हुआ तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा. 60 किलोमीटर वाले बॉल के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा. सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है. एंड व्हेन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, सो द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एनी बॉडी is always dependent on mass and the velocity. And mass and velocity when considered together is known as momentum. Momentum. It is denoted by P. P से डिनोट किया जाता है, मास को हम M से और वेलोसिटी को हम V से. So momentum is equals to the mass into velocity. It is always equal to mass into velocity. So it is a vector quantity. Momentum is a vector quantity. Vector और scalar हमने पढ़ा था. Vector because it has some direction. इधर हम velocity यूज कर रहे हैं तो velocity has direction. Velocity has direction. इसी वजह से momentum is also a vector quantity. And the SI unit मास का होता है kg और वेलोसिटी का होता है मीटर पर
second. So this is the SI unit will be kg meter per second. Kg meter per second. With the help of an example, we will understand the concept of momentum. A man of mass 75 kg. It is a simple question. Man of mass 75 kg is walking with a velocity of 2 meter per second. What is the momentum? So P is equals to m into V, that is mass into velocity. Mass is given as 75 and velocity is given 2 meter per second. 75 kg and 2 meter per second. So it will be equal to 150 kg meter per second. This is a simple question. अब मोमेंटम का कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे आ रहा है, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं. अब हमें पता लग गया कि मोमेंटम इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द मास एंड द वेलोसिटी, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जैसे मास इंक्रीज होगा तो मोमेंटम इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो भी मोमेंटम इंक्रीज होगा. सो हमने एक डेली लाइफ एग्जांपल देखा है. जैसे जो कराटे करने वाले लोग हैं वो हमेशा टाइल को तोड़ते हुए हमने देखा है. वो एक टाइल, 2 टाइल या 10 टाइल का एक पाइल भी बना दो तो वो लोग उसको तोड़ देते हैं, एक हाथ से ही तोड़ देते हैं. सो उसमें क्या हो रहा है, अब वो मास पे नहीं डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन दी वेलोसिटी. वो इतना तेज उसको हिट करते हैं कि वो उस वेलोसिटी की वजह से एक हाई मोमेंटम इज प्रोड्यूस, मास की वजह से नहीं है. उनका हाथ सिर्फ 1 किलो 2 किलो उतना ही वेट होता है, लेकिन द वेलोसिटी दे आर प्रोड्यूसिंग, वेलोसिटी जो है बहुत तेज वो लोग हिट करते हैं. तो उस वेलोसिटी की वजह से वो मोमेंटम या फिर जो फोर्स जो है वो बहुत तेज लग रहा है. एंड दैट इज हेल्पिंग द टाइल टू ब्रेक. वो सारे टाइल जो 10 या 15 टाइल भी एक साथ रखे हो वो भी टूटने का रीजन वो सिर्फ वेलोसिटी. सो ये एक डेली लाइफ एग्जांपल है. अब थ्रू मोमेंटम वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और proposed by Newton, second law of motion. So the second law of motion suggests that the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied in a particular direction. The rate of change of momentum, हमने पहले rate of change of velocity पढ़ा था, that is v minus u. जो रेट जब भी हम बात कर रहे हैं तो मैंने बताया था कि हम लोग t विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहे हैं, तो हमेशा हमें t के हिसाब से. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं. मोमेंटम हमें पता है दैट इज p, और p विच कैन बी रिटन एज mv ऑल्सो, mv भी मान सकते हैं. ठीक है. रेट ऑफ चेंज, हम चेंज की बात कर रहे हैं तो इधर mv माइनस mu, रेट की बात की है तो टाइम भी आएगा, दैट विल बी t, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये किस चीज के प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम हमें पता है p इज इक्वल्स टू m v होता है, m इंटू मास इंटू वेलोसिटी. इधर भी हमने मास इंटू वेलोसिटी रखा है. वेलोसिटी बस हमने 2 में कैटेगराइज कर दिया, दैट इज फाइनल एंड इनिशियल. तभी हमें रेट ऑफ चेंज पता चल गया. चेंज हमें पता करना है तो फाइनल और इनिशियल पता होना चाहिए, उसी हिसाब से हम चेंज पता कर सकते हैं कि कितना चेंज हुआ. और वो चेंज, रेट ऑफ चेंज निकालना है तो हमें टी का भी जरूरत है कि कितने टाइम में कितना चेंज हुआ. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. इसको डायरेक्टली ऐसे ही याद करना पड़ेगा. लॉज जो है, लॉज को एग्जैक्ट वर्डिंग्स लिखना बहुत जरूरी है. लॉज में कोई भी वर्ड इधर उधर चेंज नहीं कर सकते हम लोग, अपने मर्जी से थोड़ा बहुत चेंज भी नहीं कर सकते.
इट इज़ अ लॉ. ओके. एंड रेट ऑफ, अब इधर एक और चीज़ ध्यान दें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इस m को कॉमन निकाल लेते हैं इधर. अगर m को कॉमन निकाल लिया, सो इट इज इक्वल्स टू m v माइनस u अपॉन t. इस m को मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया. सो v माइनस यू अपॉन टी, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में सीखा था, दैट v माइनस यू अपॉन टी विल बी इक्वल टू a, दैट इज एक्सेलरेशन. जो स्पीड का रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन. तो इधर हमने मास बाहर निकाल रखा है, एंड द इक्वेशन विल चेंज इनटू मास इनटू, इसके बदले v माइनस यू अपॉन टी के बदले अब मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन. सो द फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, या जो फोर्स का वैल्यू है उसको हम बोलेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन. जैसे हमने कन्वर्ट किया. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ऑल्सो. फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन. ठीक है. और उसका इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे रिप्रेजेंटेड बाय एन, और एसआई यूनिट इसका होगा, इसका एसआई यूनिट होगा, मास का होता है केजी, एक्सेलरेशन का होता है इनटू है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन का हमने पहले एसआई यूनिट पढ़ा था. सो द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स विल बी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इट इज डिनोटेड बाय न्यूटन, एन और न्यूटन. द रिलेशनशिप ऑफ force, we have seen the relationship of force with mass and acceleration in the second law of motion, and we have learned the SI unit for force is Newton, that is kg meter per second square. ये इसका SI unit है. Newton is the SI unit. So 1 Newton can be defined as the force. 1 Newton is the force required to move a body of mass 1 kg to the acceleration of 1 meter per second square. This is the relationship. 1 Newton force. 1 Newton force कितना होता है? 1 न्यूटन फोर्स उतना होगा जितना 1 केजी का एक मास को कोई भी एक ऑब्जेक्ट विच इज ऑफ 1 केजी, उसको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन तक लाने के लिए जितना फोर्स लगेगा, इसको इस 1 केजी मास को इतने एक्सेलरेशन तक लाने के लिए जितना फोर्स लगेगा, उसको हम 1 न्यूटन कहेंगे. सो दिस इज द रिलेशनशिप between the force, mass and acceleration. So now we will try to solve a question related to momentum. The question is, calculate the force required to impart to a car a velocity of 30 meter per second in 10 seconds starting from rest. तो फर्स्ट सेंटेंस में हमें कुछ जो चीज़ें दी हैं, that u is given as 0 meter per second. हमें बोला कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, जो कार है वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है. द स्पीड विच अटेन्स, या फिर जो फाइनल वेलोसिटी जो बताया गया है, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड, एंड द टाइम गिवन इज 10 seconds. 10 seconds. And at the last line we are given that the mass is 1500 kg. m जो हमें दिया है वो है 1500 kg. So we are given with u, v and t. हमें फोर्स निकाल करना है, कितना फोर्स लगेगा उस कार को इतने स्पीड पर पहुंचने में. तो फोर्स निकालने के लिए हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. मास हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन के लिए हमें 3 चीज़ें दिया, एंड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन
वी कैन राइट दैट v इज इक्वल्स टू u प्लस at होता है. सो a विल बी इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. सो एक्सेलरेशन हमारा निकलेगा दैट इज 30 माइनस 0 दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 10. दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन निकल गया. एंड फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट दी फोर्स. फोर्स हमारा निकलेगा फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. मास हमें दिया है 1500 kg एंड द एक्सेलरेशन वी हैव कैलकुलेटेड इट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1500 kg. Now the force required is 3 15s are 7500 Newton. Sorry, 4500 Newton. So the force required is 4500 Newton to attain the speed of 30 meter per second in 10 seconds. 10 सेकेंड में इस स्पीड पे पहुंचने के लिए फोर्स 45,000 न्यूटन चाहिए होगा. सो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या फिर मोमेंटम, और मोमेंटम से ही रिलेटेड है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. उसी तरीके से एक एग्जांपल जो हम डेली लाइफ में देखते हैं दैट इज सिंपली कैचिंग ऑफ अ बॉल. ये एग्जांपल बुक में भी दिया हुआ है कि सेकेंड लॉ के हिसाब से हम लोग कैसे उसको फोर्स को हम कैसे रिड्यूस कर रहे हैं. नाउ द फोर्स विथ विच अ बॉल इज हिट इट इज़ वेरी लार्ज. जो बॉल प्लेयर बैट से मार रहा है वो फोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज से वो बॉल मारता है. एंड द प्लेयर कैचिंग इट वो हमेशा अपना हाथ थोड़ा पीछे की तरफ को लेके जाता है, वो एकदम से वहाँ रोक देगा. सो द होल ऑफ द मोमेंटम, जो पूरा मोमेंटम है उसका मास इनटू जो वेलोसिटी है उसका मास, क्रिकेट बॉल का मास जो है वो फिक्स है, वेलोसिटी वो वेरी करता रहता है. कभी कभार कोई तेज मारता है, कभी कभार कोई थोड़ा धीरे मारता है, तो वेलोसिटी कैन वेरी. अगर कोई तेज मार रहा है सो तो उसका बॉल का मोमेंटम जो होगा बहुत ज़्यादा होगा. सो इट विल बी कमिंग वेरी फास्ट. एंड अगर हम उसको एक झटके में रोकने की कोशिश करें इट विल इम्पैक्ट ऑन आवर हैंड. वो हमारे हाथ पे चोट या फिर कोई भी टाइप ऑफ इट विल हर्ट अस. ठीक है, तो वो ना होने के लिए प्लेयर्स क्या करते हैं, वो बॉल को धीरे से रोकते हैं. वो अपने हाथ को हमेशा बैकवर्ड मोशन में ले लेते हैं बॉल के साथ साथ, सो दैट द मोमेंटम इज नॉट डिक्रीज सडनली. वो एकदम से सडनली ना हो और वो धीरे धीरे उसका मोमेंटम कम हो. सो दैट इज द वन एग्जाम्पल विच वी ऑलवेज हैव टू लर्न फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमेशा ये एग्जाम्पल दिया जाता है, बुक में भी दिया है, वहाँ पे भी रीड कर सकते हो.